आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सरदार आमिर ज़ैर एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाउस ऑफ जस्टिस। आज की वीडियो में जो टॉपिक डिस्कस करूंगा वो ये है कि अगर कोई आदमी किसी दूसरे आदमी को चेक देता है और वो चेक बैंक में पेश किया जाता है और डिसऑनर हो जाता है, तो उसके बाद कौन सी प्रोसीडिंग्स हैं जो उस आदमी के ख़िलाफ़ इनिशिएट की जा सकती हैं। सिविल प्रोसीडिंग किस तरह की आप उसके ख़िलाफ़ इनिशिएट कर सकते हैं और क्रिमिनल प्रोसीडिंग किस तरह से आप इनिशिएट करेंगे, और क्या क्रिमिनल और सिविल प्रोसीडिंग दोनों करना लाजमी है या नहीं। अगर आपने किसी आदमी को कोई कर्ज़ वगैरह दिया था, आपका उसके साथ कोई लेन देन था और उस कर्ज़ के बदले में उस आदमी ने या तो उसी टाइम जब उसने वो कर्ज़ लिया था तो कोई चेक आपको दे दिया था, या फिर जितनी मुद्दत के लिए कर्ज़ लिया गया था वो मुद्दत पूरी आने के बाद जब आपने कर्ज़ वापस करने की डिमांड की तो उस आदमी ने आपको उसके बदले में एक चेक दे दिया। आपने वो जाके बैंक में पेश किया तो बैंक से वो डिसऑनर हो गया, क्योंकि जिस आदमी ने वो चेक दिया तो उस अकाउंट में इतनी रकम नहीं थी कि वो चेक कैश हो सकता। अक्सर लोग इस तरह करते हैं कि उनके पास चेक बुक्स पड़ी होती हैं तो वो अकाउंट वो ऑलरेडी क्लोज़ करवा चुके होते हैं और वो जानबूझ के उस अकाउंट का चेक दे देते हैं। उन्हें पता होता है कि यहाँ इतनी रकम ही नहीं है, तो इस आदमी ने वसूल कैसे करनी है, कैसे वहाँ से ये चेक कैश करवाएगा। उसके बाद कई लोग ऐसे भी होते हैं कि जो चेक तो डिसऑनर हो जाता है लेकिन उसके बाद वो उस चेक को अपने पास रख के बैठ जाते हैं, वो फ़ौरन उस पर कार्रवाई नहीं करते, या चेक उनके पास आ जाता है तो वो समझते हैं कि ठीक है अब ये चेक हमारे पास आ गया, और वो उसको बैंक में पेश नहीं करते। तो अरसा दराज गुजर जाता है, तो जब फिर पेश करते हैं तो वो पता चलता है कि अब इस जो चेक की वो मुद्दत थी वो पूरी हो चुकी है, अब मैं इस चेक को पेश ही नहीं कर सकता। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जब भी आप किसी से चेक लें तो जिस डेट के लिए लें तो कोशिश करें कि फ़ौरन उस डेट के बाद आप उसको बैंक में पेश कर दें। अगर फ़ौरन नहीं करते तो उसके लिए आपके पास 6 महीने हैं। 6 महीने से अगर आप डिले कर देंगे तो फिर वो अगर आप बैंक में पेश करेंगे तो वो चोरी शुदा चेक शुमार होगा। उसके ख़िलाफ़ अगर आप थाने में जाएंगे या कोर्ट में जाएंगे तो आपकी रकम रिकवर होना मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा 6 महीने के अंदर अंदर जिस डेट को वो चेक जारी हुआ है उस डेट से 6 महीने के अंदर अंदर आपने उसको डिसऑनर करवा लेना है, और उसके बाद फ़ौरन आपने FIR की दरख्वास्त देनी है। जैसे ही वो चेक डिसऑनर हो तो डिसऑनर स्लिप लगा के, उस चेक की कॉपी लगा के आप साथ एक एप्लीकेशन लिखें और उसमें डिटेल लिखें, सारी डिटेल के किस तरीके से आपने ये रकम उस आदमी को दी थी, बतौर कर्ज दी थी, अब वो वापस नहीं कर रहा, उसके बदले में ये चेक दिया था जो बैंक में पेश किया, डिसऑनर हो गया। चेक का नंबर लिखें, उसकी तारीख़ लिखें, किस ब्रांच का था वो लिखें, किस ब्रांच में आपने पेश किया जहाँ से डिसऑनर हुआ वो लिखें। उसके बाद जो डेट, जिस डेट को वो चेक डिसऑनर हुआ वो डेट लिख के तो आपने एप्लीकेशन अपने मुतलका जो थाना है वहाँ दे देनी है। अपना जो मुतलका थाना है वहाँ वो एप्लीकेशन आपने जमा करवा देनी है। उसके बाद आपको भी पुलिस बुलाएगी और जिस आदमी का चेक डिसऑनर हुआ है उसे भी कॉल की जाएगी कि वो आके अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाए। जब थाना में आके दोनों पार्टीज़ स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा देती हैं तो उसके बाद जब FIR का ऑर्डर होता है तो फिर उस आदमी को अरेस्ट के लिए पुलिस छापे मारती है। अगर वो अरेस्ट हो जाता है तो ठीक, नहीं तो वो अगर उसे टाइमली पता चल गया तो वो बेल बिफोर अरेस्ट करवा लेता है। लेकिन अब जो यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट एक चीज़ है वो ये है कि अक्सर लोगों को ये नहीं पता होता कि ये जो FIR हुई है इससे हमारी कोई रिकवरी नहीं होगी। जो आपने ये FIR करवा दी है वो इसलिए है कि उस आदमी ने आपके ख़िलाफ़ एक क्रिमिनल एक्ट किया है। क्रिमिनल एक्ट क्या किया है कि जानते बूझते कि उसके अकाउंट में इतनी रकम नहीं है, इसके बावजूद उसने आपको एक चेक दे दिया जो कि डिसऑनर हो गया। अब उसकी ये जो फ्रॉड है, धोखा है, ये क्रिमिनल उसका जो एक इंटेंशन थी, तो ये उसके इस एक्ट के ख़िलाफ़, उसके इस क्रिमिनल एक्ट के ख़िलाफ़ 489F ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। लेकिन जो आपकी रिकवरी होगी वो इस FIR से नहीं होगी। उस आदमी ने जैसे ही वो अरेस्ट होगा उसके बाद बेल करवा लेनी है,
उसको छोटी कोर्ट से ही हो जाएगी, वहाँ से ना हुई तो हाई कोर्ट से उसकी बेल हो जाएगी। तो वहाँ से कोई भी आदमी जो गिरफ़्तार होता है उसे वहाँ इतनी टेंशन नहीं होती, बेल हो जाती है। लेकिन जो रिकवरी होती है वो कैसे होती है? अक्सर लोग इस तरह के आते हैं कि जो बहुत ही सादालू होते हैं, जिनको इतने कानून का पता नहीं होता, तो जब उनको बताया जाता है कि ये बेल हो जाएगी तो वो या तो वापस चले जाते हैं कि मैंने आपको केस ही नहीं देना, या फिर वो समझते हैं कि ये वकील जानबूझ के हमें दूसरा केस करवाना चाह रहा है ताकि ज़्यादा फ़ीस आए। तो उन लोगों के लिए स्पेशली ये वीडियो मैं बना रहा हूँ कि अगर आप ज़मानत और उस ट्रायल को देखते रहेंगे जो FIR की बेस पर होगा, तो वहाँ पर उस मुलज़म का कुछ नहीं होना, या उसे वो मुजरिम साबित भी हो जाता है, सज़ा भी हो जाती है, तो आपकी रिकवरी फिर भी नहीं होगी। रिकवरी के लिए ज़रूरी है कि जैसे ही चेक डिसऑनर हो, आप एक तो फ़ौरन आप थाने में एप्लीकेशन दे दें। एप्लीकेशन देने के बाद आप अपने वकील साहब के पास जाएं और उनको बताएं, चेक की कॉपीज़ वगैरह उनको दें, ताकि वो ऑर्डर 37 का दावा एक होता है जिसे समरी सूट कहते हैं, वो फाइल करेंगे। ये दावा किसका होता है? ये आपकी रिकवरी का होता है। ये जो चेक डिसऑनर हुआ है, इसकी बेस पर आपका रिकवरी का एक दावा फाइल किया जाएगा। और ये जो दावा फाइल किया जाएगा ये डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जब ये दावा होगा तो ये बहुत जल्दी इसकी प्रोसीडिंग चलती है और ये जल्दी आपके हक में इसका फ़ैसला भी हो जाएगा और आपकी रकम यहाँ से रिकवर भी हो जाएगी। लेकिन आप अगर रिकवरी की तरफ नहीं जाते, ये जो दावा है ये नहीं करते और उसी ज़मानतों में और जो FIR हुई है उसके ट्रायल में लगे हुए हैं, तो हो सकता है कि वो 3-4 साल केस चलने के बाद वो आदमी बरी हो जाए या उसको कुछ सज़ा भी हो जाए। दोनों सूरतों में आपकी रकम जो है वो डूब जाएगी। उसकी वजह यह है कि अगर वो 4 साल केस चलता रहा तो अब जो आपका सूट फॉर रिकवरी का जो टाइम पीरियड था वो गुजर चुका है। आप अब यहाँ पर दावा नहीं कर सकते। दूसरे बंदे को सज़ा भी हो गई तो आपको तो वहाँ से कोई फ़ायदा नहीं होना। तो जो आपकी रकम है वो डूब जाएगी, आप उसके बाद ये दावा नहीं कर सकेंगे। लिहाजा आपने, ठीक है उस आदमी की ज़मानतें लगी हैं, आप उसकी कैंसिलेशन के लिए साथ कोशिश करें, लेकिन फ़ौरन आपने ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ऑर्डर 37 CPC के तहत आपने एक दावा फ़ाइल करवा देना है। उस दावे की सबसे जो मेन बात है वो जो ऑर्डर 37 अगर आप CPC का देखें तो उसमें बहुत शॉर्ट उसमें पीरियड दिया गया है जिसमें उसका डिसीजन आना है। तो इस दावा में जो डिफेंडेंट होता है जिसके खिलाफ आपने दावा फाइल किया है, वो जब पेश होता है तो जवाब दावा देने से पहले उसे लीव टू डिफेंड फाइल करनी पड़ती है। लीव टू डिफेंड में उसे कोई जेन्युइन रीज़न बतानी पड़ेगी कि उसने ये चेक क्यों दिया था। अगर वो कोई जेन्युइन रीज़न नहीं देता तो ऐसी सूरत में उसकी जो लीव टू डिफेंड है वो खारिज हो जाएगी और आपका जो दावा है वो डिग्री हो जाएगा। आपकी रकम फ़ौरन विदिन 1 मंथ भी आपको रिकवर हो सकती है। और अगर उसकी लीव टू डिफेंड भी मंजूर भी हो जाती है, उसको जवाब दावा का राइट और शहादत का राइट मिल जाता है, तो ऐसी सूरत में भी लीव टू डिफेंड मंजूर आने की सूरत में उसे शोटी जमा करवानी पड़ेगी कोर्ट में। जितनी अमाउंट का वो चेक था कोर्ट आर्डर करेगी कि इतनी ही अमाउंट की वो शोटी दाखिल करवाए। तो जब वो शोटी दाखिल करवा देगा तो इसका मतलब है अब आप, अगर वो आदमी कल गायब भी हो जाता है तो बतौर शोटी जिस प्रॉपर्टी की सेल डीड लगाई है तो वो सेल करके आपकी रकम आपके हवाले की जाएगी। लिहाजा जहाँ पर 489F की FIR होती है तो वहाँ पर आपने फ़ौरन ऑर्डर 37 का दावा भी करना है। ये दोनों केसेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक चेक पर ये 2 केसेस चलेंगे, एक क्रिमिनल चलेगा, एक सूट फॉर रिकवरी का चलेगा, समरी सूट जिसे कहते हैं। और दोनों केसेस की अपनी जगह पर बहुत इंपॉर्टेंस है। आप किसी एक केस को भी इसमें से स्किप नहीं कर सकते कि ये ज़रूरी नहीं है, दोनों को आप चलाएं और कानूनी तौर पर भी ये दोनों केसेस साथ चलेंगे। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसी कदगन नहीं है कि एक केस अगर चल रहा है तो दूसरा नहीं चल सकता। दोनों केसेस साइड बाय साइड चलेंगे। तो व्यूअर्स ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।